अगर आपसे हम पूछे कि क्या पानी पीना आपको आता है, आप बोलोगे कि बहुत अच्छा से आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई पानी पीकर बहुत ज्यादा मोटा हो सकता है, या फिर कोई इंसान पानी पी के बहुत ज्यादा पतला हो सकता है? तो आखिर कोई इंसान मोटा कैसे हो जा रहा है पानी पीकर, और कोई इंसान कैसे पतला हो जा रहा है? इसके साथ साथ आज के लेक्चर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, या फिर बोलो वाइवा में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इन सारे तमाम प्रश्न का जवाब जो है आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए साहब शुरू करते हैं आयुर्वेदा को सीखना देसी भाषा में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदयम। समझिएगा, अष्टांग हृदयम के चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है साहब, इसका मतलब सिंपल सा कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हमने पढ़ा चुका है, और सारा वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस सारा नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है भाई साहब आयुर्वेदा किंग। या तो आप जाकर टेलीग्राम पर टाइप करो आयुर्वेदा किंग, या फिर आप बोलोगे साहब हमको आयुर्वेदा किंग टाइप करने का मन नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिएगा, चैप्टर का नाम है द्रव द्रव विज्ञानीय। ध्यान से देखिएगा, फिर से सुनेगा, द्रव द्रव विज्ञानीय। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि भाई साहब यहाँ पे द्रव 2 बार लिखा हुआ है। फिर से सुनेगा, यहाँ पे द्रव 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या मिस्टेक से लिख दिया गया है या फिर कोई मतलब है इसका? तो समझिएगा, इसके साथ साथ समझिएगा कि जो द्रव 2 बार लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है या फिर अलग अलग होता है। तो हम आपको बताते हैं कि एक द्रव का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब भाई साहब मैटर। मैटर मतलब भाई साहब जिसके पास मास हो और जो स्पेस घेरे, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो एक द्रव का मतलब तो हो गया मैटर साहब। लेकिन एक दूसरा द्रव का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मतलब जो फ्लो करे, मतलब कि लिक्विड। तो एक का मतलब पदार्थ है और एक का मतलब लिक्विड है। अब आप बोलोगे कि अच्छा बताओ मास्टर, कैसे पता चलेगा कि किसका मतलब पदार्थ है और किसका मतलब आपका जल है, यानी कि लिक्विड है? तो समझिएगा कि अगर सुनेगा, अगर आधा वह लिखा रहा है, देखिएगा वह, इसको बोलता है वह भाई साहब। तो क्या बोलता है? कब बोलता है? इसको बोलता है भाई साहब, इस तो पता ही है ना आपको। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा। खैर, हम समझा रहे हैं क्या कि इसको बोलते हैं वह। अगर आधा वह है, देखिए द्रव में अगर आधा वह है तो उसका मतलब होता है पदार्थ या फिर वस्तु। और उसमें अगर पूरा वह है, द्रव में अगर पूरा वह है तो इसका मतलब होता है तरल या फिर बहने वाला। तो देखिएगा, एक में देखिएगा पूरा वह है, तो इसका पूरा वह है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पदार्थ, आपका जल यानी कि लिक्विड। और यहाँ पे आधा वह है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपका पदार्थ की बात कर रहा है। तो हम जो है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ में पढ़ने वाले हैं। आप पदार्थ में भी कौन सा पदार्थ पढ़ेंगे भाई साहब? हम लोग लिक्विड पदार्थ पढ़ेंगे, है ना, द्रव पदार्थ पढ़ेंगे। उसी का विज्ञान है ना, उसी का विज्ञान है, इसलिए इसका नाम है द्रव विज्ञानी है। तो भाई साहब आपको 2 मिनट में एक्स्ट्रा ले लिए इस चैप्टर को समझाने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि आखिर इस चैप्टर का नाम 2 बार द्रव क्यों रखा गया है। तो खैर, इसके पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है आपके वाग्भट जी क्या बोलते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा आप कि ये जो आपको अष्टांग हृदय में, जैसे चरक संहिता में आपसे पूछे कि चरक संहिता कौन लिखा था, आप बोलेंगे चरक जी लिखे हैं। तो उस हिसाब से हम पूछे कि अष्टांग हृदय कौन लिखा था, आप ये मत बोल दीजिएगा अष्टांग हृदय लिखे हैं। अष्टांग हृदय कोई इंसान का नाम नहीं है, इंसान का नाम है वाग्भट जी, है ना। आचार्य वाग्भट जी जो थे आपके अष्टांग हृदय लिखे थे, है ना। तो आप समझिएगा क्या कि द्रव को यहाँ पे हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको सबसे पहले आहार करना बताया है। जो आपका वाग्भट जी थे, वो आपका सबसे पहले आहार ज्ञान बताए हैं। अब आहार क्या होता है साहब? आहार आपको पता होगा, अगर नहीं पता गूगल कर लो। आप फिर भी गूगल नहीं करता, सुन लो, मास्टर के बात बताने वाला है अभी तो सुनेगा। आहार मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो मुख से लेते हैं उसको आहार बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे भाई सब ईटा पत्थर ले ले, है ना, बालू ले ले, या बोलो तो हम पेन ले ले मुंह से, तो कहीं आहार है क्या? भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि मुंह से लेना काफी नहीं है। इसका मतलब कि मुंह से तो ले ही रहे हो, इसके साथ साथ वो आपके शरीर में जाने के बाद उसका डाइजेशन हो और इसके बाद आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं आहार। अब आहार देखोगे, देखा जाए इस तरह से डाइट देखोगे तो दुनिया में बहुत सारा है। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, आप बोलो तो पानी भी एक तरह का आहार है, पानी हम पीते हैं ना, तो भी एक तरह का आहार में आ जाएगा। आपको मैंगो जूस हो गया, है ना, बहुत सारा का जूस होता है। तो ऐसा देखोगे तो दुनिया में बहुत सारा आहार है। तो भाई इसको क्लासिफाई कैसे किया जाए? तो यही बात आपको वाग्भट जी के मन में आया, है ना। वाग्भट जी सोचे बात, भाई कैसे हम क्लासिफाई करें, से तो बहुत ज्यादा अति है आपका आहार है। तो वो क्या किए कि 2 कैटेगरी बांटे आहार को, 2 कैटेगरी बांटे। कौन कौन सा भाई साहब? एक बांटे द्रव, सुनेगा, एक बांटे द्रव। द्रव मतलब कि जो लिक्विड है, जैसे मैंगो जूस बोलेंगे तो क्या हो गया?
द्रव हो गया। और जैसे बोलेंगे पानी तो क्या हो गया, द्रव हो गया। जैसे बोलेंगे दूध, दूध क्या हो गया, द्रव हो गया। तो इसी तरह से समझ में आया कि एक तो बात है द्रव में और दूसरा अद्रव। अद्रव मतलब कि जो द्रव नहीं है, और जो द्रव नहीं है उसका क्या मतलब होगा, ठोस है ना। तो जैसे कि आपका अन्न, उसको बोलते हैं अन्न वर्ग। तो दो वर्ग की है, एक आपका कोई द्रव वर्ग और एक अन्न वर्ग, ठीक है। अन्न वर्ग में जैसे कैसे आ जाएगा, चावल आ जाएगा, रोटी आ जाएगा, छोला भटूरा आ जाएगा, है ना। जिसको जिसको जो जो पसंद है भाई साहब, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको सबसे अच्छा खाना क्या लगता है। जैसे हमको सबसे बेहतरीन लगता है, हमको पता है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी ओकेजनली कभी कभी खाते हैं, नाम उसका छोला भटूरा। तो हमको भाई साहब छोला भटूरा अच्छा लगता है। लेकिन आप ही अपना बताइएगा कि आपका फेवरेट क्या है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जरूर देखेंगे कि हमको पता चले कि मेरा जो स्टूडेंट है भाई साहब सब जितने भी, उनका सबसे फेवरेट क्या खाना है। किसी दिन हमको पार्टी देना होगा तो उस हिसाब से दे सकेंगे। खैर, हम बात किए भाई साहब कि एक द्रव है और एक अद्रव है। देखिए यहाँ से मेन एमसीक्यू क्या पूछा जाता है कि जो वाघभट जी जो थे आहार को दो भाग में बांटे, एक द्रव में और एक अद्रव में। तो द्रव में कितना वर्ग टोटल होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्ग होता है, जो एमसीक्यू फेवरेट है साहब, तो ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अद्रव में कितना वर्ग होता है भाई साहब, तो टोटल 7 वर्ग होता है। तो इसमें 5 वर्ग होता है, इसमें 7 वर्ग होता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब, क्या लिखा हुआ है कि आहार के प्रकार, मतलब बोले है कि आचार्य वाघभट ने स्वस्थ जीवन के लिए नित्यम हित आहार विहार से भी, और सुनिएगा यहाँ पर 2 टर्म आया, आहार और विहार। आहार और विहार क्या होता है मतलब समझिए। आहार मतलब समझ में भाई खाना, फूड मटेरियल, है ना, बैलेंस डाइट। और विहार तो होता है लाइफ स्टाइल। बोला जाता है आयुर्वेदा के टर्म में, आयुर्वेदा के दुनिया में बोला जाता है साहब कि अगर आप अपना आहार और विहार को अच्छा रखते हो, मतलब कि खाना को और लाइफ स्टाइल को अच्छा रखते हो, तो आपका बीमारी जो है 60 to 70%, फिर से सुनेगा, 60 to 70% बीमारी आपसे दूर रहता है। यही बात आपके वाघभट जी बोले कि हम लोग जो है हित आहार विहार से भी करेंगे। मतलब कि हित मतलब कि जो हितकर है, जो आपके लिए बेहतरीन है, अहितकर नहीं, हित आहार विहार जो करेंगे उसी का निर्देश दिए है आपको कौन, आपके वाघभट जी दिए हम। अब समझिएगा द्रव में 5 बताए हम, है ना, 5 प्रमुख वर्ग होता है, इनमें से जल जो है सर्वश्रेष्ठ है। अब आपको बात आएगा साहब क्या कि जल को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोले, दिमाग बताना चाहिए भाई साहब, ऐसा रटना तो नहीं है। तो वाघभट जी जो है आपके 5 देखिए द्रव में 5 वर्ग था, अब 5 वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण किसको दिए, जल को दिए। तो आखिर ऐसा क्यों किए, तो समझिएगा क्या कि देखिए पूरा ब्रह्मांड देख लो या पे अपना शरीर देख लो, वहां उस हिसाब से देखो, चाहे पृथ्वी देख लो, कहीं भी देख लोगे तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी किसका है, जल का है। आपको भी पता है भाई साहब कि हमारे शरीर में 60 to 70% क्या है, पानी ही पानी है। तो अल्टीमेट पानी का महत्व तो है, इसीलिए आपका आचार्य वाघभट जी ने पहले बोल रहे हैं कि इनमें जो है जल क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। यही चीज को लिखा है कि जल का महत्व क्या है भाई साहब, कि शरीर और ब्रह्मांड दोनों में जल तत्व की प्रधानता है, इसलिए सर्वप्रथम द्रव का वर्णन किया गया है, मतलब कि लिक्विड का वर्णन किया, और लिक्विड में भी किसका, आपका जल का वर्णन किया है। अब सेकंड था भाई साहब अद्रव, जिसको बोलते हैं अनवर्ग। इसमें 7 प्रमुख वर्ग आते हैं। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 5 वर्ग किसमें था और आपका 7 वर्ग किसमें था। अब समझिएगा, अब हम लोग बात करेंगे जल में, और जल में भी कौन सा जल, इधर उधर का जल नहीं बात करेंगे, हम गंगा जल की बात करेंगे, जिसको अमृत तुल्य बोला गया है। समझिएगा, इसको बोला गया है गंगा जल, जिसका नाम है अमृत तुल्य। अब बात होता है भाई साहब अमृत बोलते किसको है, तो अकॉर्डिंग टू आप अगर बोलोगे सनातन या फिर हिंदू बोलोगे तो अमृत बोला जाता है भाई साहब कि मतलब जो ऐसा चीज जिसको पीने के बाद या फिर खाने के बाद आप अमर हो जाओ। अमृत मतलब जिसको खाने पीने के बाद क्या हो जाता है, आदमी अमर हो जाता है। तो ऐसा नहीं भाई साहब कि अमर हो जाइएगा, यहाँ सिंपल सा कहने का मतलब है ऐसा है कि अगर गंगा जल आप पीते हो तो आप जिंदगी जो है बेहतरीन जियोगे और ज्यादा दिन तक जियोगे, है ना, लॉन्ग लाइफ होगा। तो यही चीज बुरा है कि गंगा जल जो है अमृत तुल्य है और सर्वश्रेष्ठ जल है। अब बात आएगा, फिर से पूछेगा आप कि अच्छा मास्टर बताओ कि आखिर इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों बोल रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यही चीज को समझाने के लिए यहाँ पे श्लोक लिखा गया है। श्लोक क्या लिखा है भाई साहब कि जीवनम तर्पणम हृदय हरादि वृद्धि प्रबोधनम, मतलब भाई साहब कि जो है जीवनम है, मतलब कि जीवन को प्रदान करने वाला है, लाइफ को चलाने वाला है। अगर आप पानी नहीं पियो 10 दिन तक क्या होगा, आपका जिंदगी समाप्त हो जाएगा। अब बोल रहा है कि मुझे पानी पीना ही है तो बिस्लरी के पानी पियेंगे, बिस्लरी मतलब कि गंगा जल पियेंगे। तो यही चीज बोल रहा है कि क्या है, ये आपका जीवनम का काम करता है। तर्पणम, तर्पणम मतलब कि तृप्तिदायक, तृप्ति मतलब कि संतुष्टि देता है। जैसे होता है ना कोई कोई चीज खाने के बाद लगता है कि आहा मजा आ गया भाई सब खा के, हाँ, तो ये क्या हुआ, संतुष्टि दिया। तो जब भी आप कोई प्यासे हो गए ना, आप पानी पीते हो गए, अब अच्छा पानी, जैसे नाली के पानी पी लिए, है ना, जब अच्छा पानी पीते हो एकदम फ्रिज के पानी निकाल के, तो आपको क्या लगता है कि आज मजा आ गया भाई सब पी के, तो क्या हुआ, तृप्तिदायक हुआ। तो यही बोल रहा है कि गंगा जल जो है तर्पण करता मतलब तृप्तिदायक है। इसके साथ साथ बोला भाई साहब हृदय, हृदय मतलब कि भाई साहब हृदय के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। हरादि, हरादि मतलब होता है भाई साहब क्या कि आनंद देने वाला है, मतलब कि पीने के बाद क्या लगे आपको आनंद जैसा फील होगा। ये तमाम चीज इसके साथ साथ भाई साहब क्या चीज है कि देखिए ये सब चीज लिखा हुआ है कि बुद्धि बढ़ाने वाला है, स्वभाव से शीतल और हल्का है। सुनेगा ये चीज लिखा है कि
अव्यक्तम रसम, अव्यक्तम रसम मतलब कि ये रस को अव्यक्त नहीं कर सकता, ऐसा है रस पता है भाई सब 6 होता है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो ये बोल रहा है कि ऐसा रस है इसके अंदर जिसको आप अव्यक्त नहीं कर सकते, मतलब अव्यक्त नहीं मतलब कि व्यक्त नहीं कर सकते, ये अव्यक्त है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं अव्यक्त। तो ये बोल रहा है कि अव्यक्त रसम है। शीतम, शीतम मतलब कि शीतल है। लघु, लघु मतलब कि पतला है, फिर तो आपको पचने में हल्का है। सुनेगा, लघु मतलब होता है हल्का। जैसे मान लो कोई 2 चीज है आपके पास, एक खाना, दो तरह का खाना है। एक ऐसा खाना है जो भारी खाना है, जिसको पचाने में बड़ा मुश्किल होता है, जैसे छोला भटूरा जो मेरा फेवरेट है साहब, है ना। और एक क्या होता है हल्का खाना, मतलब सुपाच्य खाना होता है, डाइजेस्टेबल फूड होता है, वो जैसे खाओ तुरंत ही पच जाएगा। तो आपके लिए डाइजेशन के लिए कौन सबसे बेहतरीन है? जो लघु है। इसीलिए बोला है कि गंगा जल बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि लघु है, यही चीज लिखा है भाई साहब, लघु है, इसीलिए ये कच्चे है। अमृत उपमम मतलब कि इसलिए इसको अमृत बोला गया है। हृदय के लिए अच्छा है, तृप्तिदायक है, जीवनदायक है ना। आपका लघु है, पचने में बहुत आसानी होगा, इसीलिए इसको बोला गया अमृत तुल्य। अब बात बोलोगे कि हम पता कैसे चलेंगे, मतलब कि हम पता कैसे करेंगे कि जो मेरे हाथ में है पानी वो गंगा जल है, या मतलब कि शुद्ध जल है। जैसे मान लो कोई इंसान है, मेरे एक हाथ में रख दिया गंगा जल, एक हाथ में रख दिया आपका क्या नाली के पानी। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन नाली के पानी है, कौन गंगा जल है? अब अगर आपको पता है भाई साहब तो प्लीज फिर से कमेंट में लिखिए, है ना। देखिएगा हम लोग इंटरेक्टिव पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं कि बस अपना मोबाइल खोल दिया बस देख रहे हो, नहीं नहीं। हम जो जो पूछेंगे ना प्लीज उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपका दिमाग एक्टिवली काम करे। इसके साथ साथ आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए कि आप पता कैसे करोगे कि एक नाली का पानी है और एक गंगा जल है। तो आप माइक्रोस्कोप मत लिखना साहब, क्योंकि जब कब की बात है, जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंट नहीं हुआ था, हजारों साल पहले की बात है साहब। वहां पे कोई माइक्रोस्कोप नहीं था। तो उस हिसाब से सोच के बताओ कि आखिर वाघभट जी ने कैसे किए होंगे जांच, वो तो कैसे बताए होंगे कि जो है गंगा जल है, ये नाली का पानी है। सोच के बताओ, ठीक है भाई। वीडियो में आगे मत बढ़ाओ, है ना, पहले लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ाना। देखिए हम लोग स्टार्ट करते बताते हैं। अगर लिख दिया हो तो अच्छा बात है, नहीं लिखे हो तो सुनो अच्छा से। देख लेते भाई साहब, एक बार फोकस तो ठीक है ना। तब तक आप लिखो लिखो कमेंट लिखो, तब तक हम फोकस ठीक कर लेते हैं साहब। ठीक है, सुनेगा साहब। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि पता कैसे चलेगा? तो देखिएगा आपके वाघभट जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या कि पहले क्या करो, चांदी का बर्तन लो भाई साहब, है ना। चांदी के पात्र लो, पात्र मतलब कि बर्तन लो, है ना। बर्तन मतलब कि कोई अति सामान लो जिसको आप रख सको किसी के अंदर, हाथ में तो रखोगे नहीं। इसीलिए बोले हैं कि सबसे पहले क्या रखेंगे भाई साहब, चांदी के पात्र। देखिएगा जो बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे फालतू में नहीं बता रहे, देखो लिखा भी है, एग्जाम फेवरेट है भाई साहब कि गंगा जल की पहचान कैसे करेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं, ध्यान सुनेगा। पहले क्या किए, चांदी के पात्र लिए, उसके बाद उसमें हम क्या डाल दिए, पका हुआ साली अन्न डाले। अब सुनिए, साली अन्न किसको बोलते हैं कि मतलब जो चावल होता है ना, पका हुआ चावल, है ना। पका हुआ चावल का कि उस चांदी के पहले चांदी के लिए थे, बर्तन लिए थे, चांदी के बर्तन में क्या लिखे, पानी लिए, जो हमको पता नहीं है कि गंगा जल के क्या है, तो सिंपल सा पानी लिए और उसी के अंदर हम पका हुआ चावल डाल दिए। अब पका हुआ चावल डालने के बाद अगर चावल का रंग ना बदले, सुनेगा, चावल का रंग ना बदले, है ना, और या फिर चिपचिपा ना हो, मतलब कि आप छूने के बाद ऐसा लगे चिपचिपा टाइप के, अगर ऐसा चीज ना हो, ना चावल का रंग बदला ना चिपचिपा हुआ, तो समझ जाइए कि जो गंगा जो जल लिए थे भाई साहब, डायरेक्ट गंगा जल नहीं बोल सकते, लेकिन जो जल लिए थे वो अब क्या है, गंगा जल है। अब बात बोलोगे कि ये तो बहुत लॉजिकल बात लग रहा है भाई साहब, इसको प्रूव करो, साइंटिफिकली बताओ कि कैसे ये सब काम कर रहा है। समझिएगा, इसके पीछे रीजन है, सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो चावल होता है, पका हुआ चावल, वो बहुत ज्यादा मतलब समझो कि सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी कुछ इन्फेक्टेड चीज आएगा ना तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर पानी के अंदर कोई चीज खराबी होगा, मतलब मान लो बैक्टीरिया होगा चाहे कुछ भी होगा, वो तुरंत क्या करेगा, चावल को खराब कर देगा। अब जब चावल खराब हो तो उसका रंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं हुआ, सुनिएगा फिर से, अगर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब चावल मतलब जो पानी था मतलब क्या था, बेहतरीन था। इसी से हम लोग जांच कर लिया कि जो चावल सॉरी पानी जो है भाई साहब, बाबा चावल क्या भाई साहब, खाने का मन कर रहा है क्या? जो है भाई साहब जो लिए है ना पानी, वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि चावल का रंग चेंज नहीं हुआ। तो ये चीज जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको हम बता दिए। अब सुनिएगा, ऐसा तो है नहीं साहब कि दुनिया में जितना भी पानी है बहुत सब पीने ही लायक है, सब ड्रिंकिंग वाटर तो है नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो अपेय जल है। अपेय मतलब कि जिसको पी नहीं सकते, तो ये चीज लिखा है अपेय जल, जिसको हम पी नहीं सकते। तो दुनिया में मैक्सिमम जल क्या है, अपेय जल है। अब हमको पता कैसे चलेगा, ये भी तो बात है वैसे, पता ही चलने का तो मेन है। जैसे आप डॉक्टर बनोगे तो पता कैसे चलेगा कोई बीमार है ना। अब पता कैसे चलेगा कौन सा बीमारी है, अब पता कैसे चलेगा कौन सा दवाई देना है, तो सब चीज तो पता ही करना है। तो उसी तरह से इसे पता कैसे चलेगा भाई साहब कि जो पानी है वो खराब पानी है, हम पी नहीं सकते हैं। तो अगर
फिर से बता रहे हैं भाई साहब, फिर से दिमाग लगाइए, है ना, और सोच के लिखिए। बोर्ड हम छुपा रहे भाई, बोर्ड मत देखना, है ना, अपने मन से लिखो सब अपने मन से कि भाई साहब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए। लिखिए लिखिए, आप कोशिश कीजिए लिखने का, गूगल मत कीजिएगा, और मेरा वीडियो आगे मत भगाइएगा, है ना, आगे मत बढ़ाइएगा, लेकिन आगे बढ़ाकर सुन लीजिए फिर हम लिख दिए, ऐसा नहीं है, लिखने की कोशिश कीजिए। खैर हम बताते हैं आपको। देखिए पहला बात बोल रहा है कि अगर कीचड़ का पानी है, भाई बताओ कीचड़ का पानी कौन पीता है, कोई नहीं पीता है ना, तो कीचड़ का पानी है या फिर अलगी है, मतलब कि शैवाल है या उसके अंदर पत्ता है, वो सबसे दूषित जल है ना, उसको नहीं पीना चाहिए। अब बात आता है भाई साहब कि क्यों नहीं पीना चाहिए, ये क्या दिक्कत करेगा, हमारे बॉडी में जाकर क्या करता है, तो देखो लिखा हुआ है कि जो हमारा जठराग्नि है ना भाई साहब, जो डाइजेस्टिव फायर है उसको क्या करता है, मंद करता है, मतलब कि स्लो डाउन करता है। और स्लो डाउन करेगा तो क्या होगा कि आपका आम बढ़ेगा। आम मतलब कि मैंगो मत समझिएगा, आम मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जैसे मान लो कि आपका डाइजेस्टिव फायर अच्छा से काम नहीं करेगा, तो जो पचाना का काम था, जो पचाने का काम था, जो डाइजेशन का काम करना था, वो डाइजेशन अच्छा से कर नहीं पाएगा। और जब डाइजेशन अच्छा से नहीं हो पाएगा तो जो खाना पचना था वो क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा, मतलब बोलो तो अपक्का रहेगा। अपक्का मतलब कि अनडाइजेस्टेड रहेगा। वही अनडाइजेस्टेड क्या होगा, आगे जाके टॉक्सिन क्रिएट करेगा। टॉक्सिन मतलब कि जहर बनाएगा, है ना। इसके साथ साथ भाई साहब आपको कफ बढ़ाता है। तो देखिए दो चीज, एक तो आम बना रहा है, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्रिएट कर रहा है जिससे टॉक्सिन बन रहा है, इसके साथ साथ कफ बढ़ाता है। ये सब कब, जब आप ऐसा पानी पीते हो तब। इसके साथ साथ भाई साहब ऐसा पानी कभी मत पीजिए जहां पे ना सूरज पहुंच रहा है ना चांद पहुंच रहा है। सिंपल सा, ऐसा नहीं भाई साहब कुछ सूरज चल के पहुंच रहा है, मतलब कि सूरज की किरणें, है ना, या फिर चांद की किरणें जो होता है वहां पे अगर नहीं पहुंच पा रहा है उस पानी के पास, तो आप वैसा पानी को मत पीजिए, है ना। जब मतलब अंधेरा में जो पानी है ना उसको मत पीजिए। वैसा क्यों बोला जाता है भाई साहब, तो बोला जाता है क्या कि देखिए ये चीज लिखा है कि जहां सूर्य चंद्र या वायु का संपर्क बिल्कुल ना हो, मतलब तीन चीज, ना सूरज पहुंच पा रहा है उसके पास, ना चांद पहुंच पा रहा है उसके पास, मतलब किरण, और इसके साथ साथ वायु नहीं पहुंच रहा है। तो अगर ऐसा चीज है तो ऐसा पानी मत पीजिए, क्योंकि बोला जाता है कि देखो वायु पहुंच नहीं रहा है तो उस पानी में ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी होगा। तो ये चीज लिखा है कि इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, कमी होता है। इसके साथ साथ ये जो भारी होता है, देखो ध्यान से सुनो कि जब आकाश बोल रहे साहब, सूर्य का जब किरणें आता है, जब सूर्य के किरणें आता है तो क्या करता है, एक तरह का उसके हीटिंग प्रॉपर्टी होता है। हीटिंग प्रॉपर्टी से क्या होता है, जो भारी जल है ना वो हल्का हो जाता है, और जो चीज हल्का हो जाएगा खाने पचने में क्या होगा, बहुत आसान होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका सूरज का प्रकाश पहुंच नहीं रहा है साहब, इसलिए ये जो भारी है पानी, अब ये जो भारी पानी पियोगे तो क्या होगा, उसको पचाने में ज्यादा जोर पड़ेगा आपको, किस पर, डाइजेशन पर जोर पड़ेगा, इसलिए इसको पानी नहीं पीना चाहिए। इसके साथ साथ बोल रहा है कि जो घना पानी है, मतलब कि ठीक है, आप छू के देख रहे हो तो देख रहे हो कि भाई सब बहुत मोटा पानी है, तो ऐसा पानी मत पीजिएगा। इसके साथ साथ भारी, वही बोल रहा है कि भाई सब जो घना होगा, जो ठीक होगा, भारी होगा, तो भारी पानी नहीं पीना चाहिए। फिर बता रहे पानी क्यों नहीं भारी पीना चाहिए, तो हम समझा चुके, क्योंकि आपका डाइजेशन में दिक्कत करेगा। इसके साथ साथ जो स्रोतस है, सुनेगा, स्रोतस क्या है, एक तरह का नाली समझ सकते हो, एक पाइप समझ सकते हो, एक चैनल समझ सकते हो, है ना। जिस तरह से चैनल होता है जिससे पानी जाता है, उसी तरह से हमारा स्रोतस होता है। तो उससे मान लो पानी गया, ठीक है, अब पानी बहुत भारी है, अब स्रोतस बहुत बड़ा तो होता नहीं भाई साहब, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो बहुत छोटा है ना। अब पानी मोटा ले लिया, मतलब मोटा मतलब कि गाढ़ा पानी ले लिया, है ना। और गाढ़ा पानी जब लोगे, भारी पानी लोगे, तो क्या करेगा, स्रोतस में जाकर फंस जाएगा, और स्रोतस में फंस जाएगा, क्या करेगा, स्रोतस को अवरोध करेगा, मतलब कि ब्लॉकेज कर देगा, जो कि आप बहुत सारा बीमारी काउज करेगा। तो ये चीज लिखा हुआ है भाई साहब कि भारी अति होने से क्या होता है, स्रोतरोधक हो जाता है, मतलब कि आपका चैनल जो है ब्लॉक हो जाता है ना। इसलिए ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। इसके साथ साथ तो लास्ट है भाई साहब, एग्जाम में आता है सब कि कौन कौन सा पता कैसे, मतलब कौन कौन सा अपेयजल है ना। तो तीन तो पढ़ लिया, चौथा लास्ट है कि बिना ऋतु के बारिश, सुनेगा, ऐसा हो कि मतलब मान लो गर्मी के दिन है ना, अब बारिश चालू हो गया, तो ऐसे देखो अब तो पीता भी नहीं है, लेकिन पहले के लोग क्या था ना कि मतलब पहले के लोग आरओ का यूज तो करते नहीं थे साहब। पहले वर्षा ऋतु का जो पानी होता था, वर्षा ऋतु में जो वर्षा होता था, जो पानी पड़ता था, तो उसी का पानी यूज करता था। तो वही बोल रहा है कि पानी तो पी सकते हो, वर्षा ऋतु का जो वर्षा है, वर्षा मतलब कि पानी जो है उसको पी सकते हो, लेकिन वर्षा ऋतु में ही पीना है। यानी कि गर्मी में या फिर ठंडा में, अगर ऐसा गर्मी या फिर गर्मी बोलो या फिर ठंडा के समय बोलो, अगर ऐसा समय में अगर बरसात हो रहा तो उसको पानी नहीं पीजिए, बचिए उससे। तो ये चीज बोला कि बिना ऋतु के बारिश को, या फिर आवश्यकता से अधिक, सुनेगा, मेन इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब कि आवश्यकता से अधिक गर्म पानी या फिर आवश्यकता से अधिक ठंडा पानी, दोनों जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे ज्यादा फ्रिज का पानी मत पीजिए भाई साहब, आपके डाइजेशन पे इफेक्ट डाल सकता है। तो खैर ये सब चीज देखें कि भाई साहब कौन कौन सा है जहां पे आपको पानी को वर्जित किया गया, पानी पीने से मना किया गया। इसके साथ साथ देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है भाई साहब कि समुद्र का जल आश्विन मास से पहले पीना वर्जित है। देखो पहले बात कि समुद्र का जल पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी इमरजेंसी हो जाए तो बोल रहा है कि अगर इमरजेंसी है और समुद्र का जल पीना है, तो यही लिखा है कि समुद्र का जल आश्विन मास से पहले पीना वर्जित है। आश्विन मास मतलब कि अक्टूबर के आसपास, है ना, अक्टूबर के आसपास जो है पानी पीने से लिए मना किया गया है, क्योंकि उस समय जो है वो बहुत ज्यादा
देखो ऑलरेडी सलाइन होता है ना, या बोलो तो बहुत ज्यादा खारा होता है, तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी खारा है और उसमें और ज्यादा खारा हो जाता है, मतलब कि और ज्यादा सॉल्टी हो जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, सुनेगा नेक्स्ट है भाई साहब, नदियों का उद्गम और शरीर का उनका प्रभाव। सुनेगा कि ये क्या बोल रहा है कि देखिए आपका, देखो ये बात आज का नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। पहले क्या था कि मतलब नेचुरल वाटर सब पीता था, आरओ का पानी नहीं पीता था। तो ये बोल रहा है कि आपका जो है उद्गम, उद्गम मतलब कि पानी कहाँ से आ रहा है। देखो फिर से सुनो, नदियों का उद्गम मतलब कि नदी का पानी कहाँ से आ रहा है और शरीर पर उनका प्रभाव, और उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपका दिमाग में आया होगा कि भाई साहब ऐसा है क्या कि मान लीजिए कोई हिमालय पर्वत से आ रहा है, मान लीजिए कोई और पर्वत से आ रहा है, तो दोनों पर्वत से आ रहा है तो दोनों तो पानी है, दोनों तो पानी ही है, तो दोनों का नेचर तो सेम होना चाहिए। लेकिन आपके आयुर्वेद बोलता है कि नहीं साहब, अगर मान लीजिए एक्स जगह से आ रहा है, मान लीजिए वाई जगह से आ रहा है, एक आपका जेड जगह से आ रहा है, तो तीनों जगह का अलग अलग नेचर का पानी होता है और अलग अलग बीमारी काउज करता है, अलग अलग उसका गुण होता है, और कौन सा पानी कैसा होता है इसको हम इस पिपटी में या फिर इस पेज में समझेंगे। तो देखिएगा पहला बोल रहा है पश्चिम दिशा से। सुनेगा, अगर पानी पश्चिम दिशा से आ रहा हो, इसके साथ साथ पश्चिम दिशा से ही काफी नहीं है। देखिएगा ये जो पढ़ा रहे हैं ना बहुत वीवीआई है, ध्यान से। अब बोलो कि मास्टर सब वीवीआई बता रहे हो, भाई सब वीवीआई नहीं बता रहे हैं, ये ज्यादा वीवीआई बता रहे हैं। इसे सवाल आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव से ज्यादा आता है आपका सब्जेक्टिव में लिखने के लिए, है ना, 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का आ सकता है। तो खैर देखिएगा वीवीआई ध्यान से सुनेगा, बोल कह रहा है कि अगर पानी पश्चिम दिशा से आ रहा है, इसके साथ साथ वो पानी का जो बहाव है, जो फ्लोइंग है, बहुत फास्ट है। अब बताओ, जब अगर मान लो कोई दो नदी है, आप खुद से सोच के बताना कमेंट में, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, फिर कमेंट ऑन कर लो, लिखने की कोशिश करो, ठीक है, बताते हैं हम क्या पूछ रहे हैं आपसे कि मान लो कि एक ऐसा नदी है जो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, बहुत तेज चल रहा है, एक ऐसा नदी है जो स्लो चल रहा है, एक ऐसा नदी है जो चल ही नहीं रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। बताओ सबसे बेस्ट कौन है और सबसे खराब कौन है, इसको लिखने की कोशिश करो आप कमेंट में, तब तक हम समझाते हैं आपको। तो ये बोल रहा है कि अगर पश्चिम दिशा से आ रहा है और तेज बहाव वाला नदी है, सुनेगा नदी क्या है, तेज बहाव वाला है, तो ये क्या है, सबसे बेस्ट है, एकदम शुद्ध और हितकारी है। इसको दम दम लगा के पी दीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से पी सकते हैं, कोई भी तरह का बीमारी नहीं होगा। लेकिन साहब अगर हिमालय या फिर मलय पर्वत से आ रहा है, तो भाई साहब हिमालय से आ रहा है तो पत्थर से टकराते हुए आएगा, मतलब कि मिनरल्स उसमें ऐड होगा। तो ये चीज लिखा है कि पत्थरों से टकराने वाला मिनरल्स जो है उसमें ऐड होगा। लेकिन अगर उस हिसाब से देखोगे कि बहुत अच्छा है भाई, हिमालय से आ रहा है, बहुत सारे मिनरल्स उसमें ऐड हो रहा है, बहुत सारे जड़ी बूटी जो होता है ना, प्लांट्स वगैरह को टच करते हुए आता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा जल होना चाहिए। लेकिन अगर वही पानी रुका हुआ है, तो ये चीज लिखा है कि यदि स्थिर है पानी तो उससे बीमारी होता है। अब कौन से बीमारी होता है एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब, कौन से बीमारी होता है, कृमि रोग होता है, मतलब कि आपका वर्म हो सकता है, वर्म्स हो सकता है, फिर सलीपद हो सकता है, या फिर हृदय रोग। 3 रोग होता है, सलीपद, हृदय, आप 3 को लिखोगे काफी है ना। सलीपद क्या होता है भाई कि हाथी पांव हो जाता है, आपको पता है ना, एक चीज लिखा है एलिफेंटाइटिस, मतलब कि एलिफेंटाइटिस मतलब कि आपका पांव जो है ना हाथी की तरह हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और कोई मान लो पतला इंसान है तो उसका क्या होगा, मोटा पैर हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा, पतला रहेगा। तो ये 3 बीमारी कब होता है, जब यह हिमालय या मलय पर्वत से आते हुए अगर यदि आपका पानी जो रुका हुआ है तो ये बीमारी होता है। इसके साथ साथ अगर पूर्व या पश्चिम दिशा से आता है, ध्यान से सुनेगा, यदि पूर्व और पश्चिम दिशा से आता है और उसका बहाव सामान्य है, मतलब कि न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, तो ऐसे में पाइल्स हो सकता है भाई साहब। मतलब कि अगर पानी पीते हो तो अर्स हो सकता है, ऐसा कि देखने से पाइल्स हो जाएगा, पीने से पाइल्स होता है ना, तो पाइल्स हो सकता है। इसके साथ साथ महेंद्र पर्वत से आते हुए अगर महेंद्र पर्वत से आ रहा है और उसका बहाव भी सामान्य है, सुनेगा उसका बहाव भी सामान्य, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है और बहुत ज्यादा स्लो नहीं है, तो उसे क्या है भाई साहब, उदर रोग। उदर रोग मतलब कि स्टमक से रिलेटेड, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। सलीपद मतलब वही एलिफेंटाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ भाई साहब कि लिखा है विंध्याचल से आता हुआ है ना, सह्याद्री मतलब कि विंध्याचल या फिर सह्याद्री से आता हुआ अगर सामान्य बहाव है, उस नदी का जो है पानी का समान बहाव है, तो उससे क्या होता है भाई साहब, कुष्ठ रोग होता है, जिसको बोलते हैं लेप्रोसी। यहाँ तक कि पांडु रोग और सिरो रोग, पांडु रोग किसको बोलते हैं भाई साहब, एनीमिया को बोलते हैं, और सिरो रोग मतलब कि सिर से रिलेटेड जो भी बीमारी है ना, वो बीमारी आपको हो सकता है। तो ये सब बीमारी जो है आपको याद रखना पड़ेगा साहब। फिर लिखा है पारियात्र पर्वत, अगर पारियात्र पर्वत का है उसमें जो है क्या है कि सर्वश्रेष्ठ नदी है, सुनेगा पारियात्र पर्वत जो है सर्वश्रेष्ठ नदी है। इसमें कौन आता है भाई साहब, अरावली पर्वत श्रेणी का क्षेत्र आता है, सुनेगा फिर से सुनेगा साहब। हम क्या बोल रहे हैं कि पारियात्र पर्वत मतलब कि
इसमें आता है आपका अरावली पर्वत का जो श्रेणी का क्षेत्र है ना, उस जो है आपका आता है किसमें, आपका पारिजात पर्वत में, जो कि बोला जाता है सर्वश्रेष्ठ नदी है ना। ये जो सर्वश्रेष्ठ नदी है ये क्या करता है, दोषनाशक है। दोषनाशक मतलब कि जितना भी दोष है, वात पित्त कफ, इसको क्या करता है, नाश करता है, खत्म करता है। इसके साथ साथ भाई साहब आपको बल प्रदान करता है। ऐसा आप पानी पीते हो, इसका पानी पीते हो तो आपको क्या होगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, बल मिलेगा। इसके साथ पारूस, पारूस देने वाला मतलब भाई साहब पौरुष बोलते हैं, पारूस नहीं भाई साहब पौरुष। पौरुष मतलब कि मेल का जो स्ट्रेंथ है ना, मेल का स्ट्रेंथ देने वाला ये काम करता है आपका कौन, यहाँ से पारिजात पर्वत से। तो ये सब जो है बीमारी याद रखेगा साहब, कौन कौन सा बीमारी है ना, कहाँ नदी का स्थिति कैसा है और उस दिशा या फिर पर्वत कौन सा आ रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूरा टेबल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा साहब, सुनिएगा, हम जब स्टार्ट किए थे लेक्चर तो हम बताए थे या फिर आपसे पूछे थे, कुछ ही बोल लो, हम क्या बोलते हैं कि जल पीने से यानी पानी पीने से किसी इंसान का वजन क्या है, बढ़ भी सकता है और किसी इंसान का वजन घट भी सकता है, ये बताते हैं। तो अब बात आता है कि भाई साहब कब होता है ऐसा। तो याद रखिएगा, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद या फिर बीच में, ये तीनों कंडीशन हो सकता है। तो अब आप सोच बताओ कि वजन कब बढ़ता है, खाना खाने के पहले अगर पानी पिएंगे तब वजन बढ़ता है या फिर खाना खाने के बीच में अगर पानी पिएंगे तब वजन बढ़ता है। देखो छुपा रहे हैं भाई साहब, देखिएगा नहीं है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि खाना खाने के पहले पानी पीते इससे वजन बढ़ता है, या खाना खाने के बीच में पानी पीते इससे वजन बढ़ता है फिर घटता है, या फिर खाना खाने के बाद पानी पीते हैं उससे वजन बढ़ता है फिर घटता है। अगर जो भी आपको पता है अपनी ईमानदारी से लिखने की कोशिश करो। जब आप अपना दिमाग यूज करते हो ना तो एक क्या होता है, या दो चीज होगा, या तो गलत लिखोगे या फिर सही लिखोगे। अगर सही लिखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत दिन तक याद रहेगा, और गलत लिखोगे तो आपको दिमाग स्ट्राइक करेगा और उससे क्या होगा कि जब हम सही बताएंगे तो दिमाग में आपका छप जाएगा। तो जरूर जो है एक्टिवली पढ़ाई कीजिए। आज पर जितना भी लेक्चर चलेगा ना तो उसमें बहुत बार बार पूछेंगे आपसे कि कमेंट में लिखिए, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। शॉर्ट्स फॉर्म में लिखिएगा, किसी भी फॉर्म में लिखिएगा लेकिन लिखिएगा जरूर। तो खैर हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब क्या बात करते हैं कि जल सेवन का समय, मतलब कब जल पिए, है ना। और वजन का रहस्य, और वजन का रहस्य क्या है, मतलब कब वजन बढ़ता है और कब वजन घटता है। देखिएगा पहला बात बोलता है भोजन के पहले। सुनिएगा, अगर आप भोजन के पहले पानी पी लेते हो, फिर सुनिएगा, अगर भोजन के पहले पानी पी लेते हो तो देखो है क्या, समझिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा भाई साहब। अगर देखो किसी को रीजन पता है तो रीजन में लिख दीजिएगा, है ना। अगर मान लो कि किसी को रीजन पता है कि भाई ऐसा क्यों होता है तो रीजन लिख दीजिएगा, जो हम रीजन बताने वाले हैं। अगर पहले से पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो सुन लीजिए, सिंपल सा। देखिए क्या होता है कि जो खाना खाते हो तो खाना पचाने किसको काम है, जठराग्नि का काम है। जठराग्नि क्या है, एक तरह का अग्नि है। अग्नि का काम क्या है, मतलब कि खाना को पचाएगा, है ना। अग्नि मान लो बुझ गया, प्लीज सुनेगा, अग्नि अगर बुझ गया मतलब कि अग्नि खत्म हो गया, अग्नि काम नहीं कर रहा है, आग काम नहीं कर रहा है, तो क्या खाना पचा पाएगा, नहीं पचा पाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर भोजन के पहले आप पानी पीते हो तो क्या होता है कि अग्नि बुझ जाती है, और जब अग्नि बुझ जाएगी तो जो खाना लोगे, जो खाना खाओगे वो खाना नहीं पचेगा, और जब खाना नहीं पचेगा तो उससे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, और जब उससे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो आपका शरीर क्या होगा, वीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो यही बात बोल रहा है कि अगर खाना खाने के पहले, भोजन के पहले अगर पानी पीते हो तो उसे आपका अग्नि बुझ जाएगी, जिससे आप कृषिता हो जाएगा भाई साहब। कृषिता मतलब कि शरीर दुबला पतला हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन देखिए कि अगर भोजन के बाद पानी पीते हो, सुनेगा, भोजन के बाद पानी पीते हो तो भोजन कर लिए, और भोजन जैसे कर लिए तो अब अग्नि काम कर रहा था, लेकिन अब पानी पी लिए तो उसे क्या होता है, कफ बढ़ता है। फिर से सुनेगा, उसे बढ़ता है कफ, और जब शरीर में बहुत ज्यादा कफ बढ़ेगा तो क्या होगा, मोटापा होगा। देखिएगा आपको पता भी होना चाहिए कि जो मोटा इंसान होता है ना भाई साहब, उसका कफ बहुत ज्यादा होता है, या फिर जो पतला इंसान होता है उसमें वात बहुत ज्यादा होता है। तो यही बात बोल रहा है कि अगर आप भोजन के बाद पानी पीते हो तो आपका कफ बढ़ता है, कफ बढ़ने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है भाई साहब। तो बात बोलो कि भाई पानी कब पिए, तो पहला बात बोला जाता है कि देखो खाना खाने के आधा या 1 घंटे के बाद पानी बहुत अच्छा से पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पानी पीने का मन कर रहा है तो खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पियो, है ना, थोड़ा थोड़ा पानी पियो। इससे क्या होगा कि आपका अग्नि जो है ना, जठराग्नि जो है बुझेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कम होगा, फिर इसलिए बोला जाता है भाई साहब क्या कि भोजन के मध्य में जो है पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि समता होता है, मतलब बैलेंस रहता है, शरीर को संतुलित रखता है और श्रेष्ठ पाचन होता है। शरीर का जो पाचन होता है, शरीर का पाचन है भाई साहब भोजन का पाचन, है ना। तो भोजन का पाचन जो है बेहतरीन तरीके से होता है, यही जो है सबसे बेस्ट कंडीशन है, मतलब कि हमको भोजन के बीच बीच में पानी पीना चाहिए। ये चीज को संस्कृत में लिख दिया गया है साहब। अब देखिएगा, सुनिएगा, अब बात करेंगे शीतल जल और उष्ण जल। शीतल जल मतलब भाई साहब कोल्ड वाटर, है ना, और उष्ण जल मतलब कि हॉट वाटर।
अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का हम लोग देख रहे हैं क्लिनिकल यूज। मतलब भाई साहब, मतलब सिंपल सा, कोई पेशेंट आएगा आपके पास तो किस पेशेंट को हम शीतल जल प्रिपेयर करेंगे या फिर रिकमेंडेड करेंगे, या फिर किस पेशेंट को हम उष्ण जल देंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, तो समझिएगा कि देखिएगा, याद रखिएगा कि शीतल जल का गुण क्या होता है साहब। शीतल जल का गुण होता है अग्नि और पित्त को शांत करता है। सुनिएगा फिर से, जो शीतल जल है वो शीतल जल क्या है, ठंडा जल है। और जो ठंडा जल है वो क्या करेगा, वो गर्म चीज को कम करेगा। अब भाई साहब सिंपल से, मान लो कोई चीज गर्म है, लॉजिक है भाई साहब, ऐसा रटिएगा नहीं कोई चीज, है ना। मान लीजिए गर्म है, कोई चीज तो रटना पड़ता है भाई साहब, लेकिन मैक्सिमम चीज रटना नहीं पड़ता। अगर समझ जाओगे तो 90% चीज याद हो जाता है अपने आप। तो खैर, मान लो कोई चीज गर्म है, उसको ठंडा करना है तो क्या करोगे, उसमें ठंडा चीज रखोगे। तो वही चीज बुरा है कि अगर मान लीजिए आपका शरीर में अग्नि बढ़ा हुआ है ना, जठराग्नि ज्यादा तेज है, या फिर पित्त बढ़ा हुआ, पित्त बढ़ाएगा तो मतलब क्या, पित्त का गुण क्या, उष्ण है ना। तो इसको शांत कौन करेगा, शीतल जल करेगा। तो याद रखेगा, कोई भी बीमारी, सुनेगा लॉजिक है साहब, कि जो बीमारी अगर पित्त की वजह से हो, सुनेगा फिर से, अगर कोई भी बीमारी पित्त की वजह से हो या फिर अग्नि से रिलेटेड हो, उसमें हम शीतल जल यूज करेंगे। अब बात करो कौन कौन सा बीमारी होता है भाई साहब, तो देखिएगा, पहला बात है मदत्य। मदत्य मतलब होता है भाई साहब अल्कोहलिज्म। मतलब कि मान लो कोई इंसान आया दारू पी के, है ना, अल्कोहल पी के खूब आया है आपके पास, नंबर बताते हुए भाई साहब अब हमको ठीक कर दो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो अल्कोहल में है, अल्कोहल का गुण क्या होता है, उष्ण और तीक्ष्ण होता है। सुनेगा फिर से, अल्कोहल का गुण होता है उष्ण और तीक्ष्ण। और इसको कौन काटेगा, इसको कौन कम करेगा, आपका शीतल जल करेगा। इसलिए बोला जाता है कि ठंडा पानी पिलाना चाहिए किसको, जो दारू पी रहे हुए हैं, है ना। तो यही बुरा है कि इसको अल्कोहलिज्म को आप शीतल जल दीजिए। इसके साथ साथ गलाने, गलाने मतलब क्या होता है साहब, पछतावा, कोई बहुत ज्यादा पछतावा, कोई चीज गलत कर दिया है ना, आप पछता रहा है बहुत ज्यादा, तो बोला भाई कि ठंडा पानी से मुंह धो और थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। इसके साथ साथ भाई साहब, ये सब मेरा बात नहीं भाई साहब, वाघभट जी लिखे हैं। तो खैर, इसके बाद देखिए मूर्छा, मान लो कोई मूर्छित हो गया है ना, कोई बेहोश हो गया, रोते रोते बेहोश हो गया, या फिर किसी भी तरह से बेहोश हो गया, तो आप सुने भी होगा, जानते भी होगे, तो उसको मुंह पे क्या डालना चाहिए, शीतल जल डालना चाहिए। मतलब कि कोल्ड पानी डालना चाहिए, बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं डालेगा, थोड़ा बोला है ना, नॉर्मल कोल्ड। तो ही बोल रहा है कि आप मूर्छा में आप काम कर सकते हो। या फिर थकान, देखोगे ध्यान से, तो कोई थका हुआ इंसान आता है तो उसको पानी दो, है ना, थका हुए इंसान को ठंडा पानी दो, थोड़ा सा ठंडा पानी दो, तो उसको क्या रिलीफ फील होता है। क्यों, क्योंकि उसका शरीर में थकान है, अल्टीमेट क्या, उसका शरीर में अग्नि बढ़ा हुआ है ना, उसका शरीर क्या हीट है, तो उसको हीट को कम करने का क्या करेंगे, शीतल जल देंगे। तो ये चीज बुरा है, थकान है, चाहे वबन है, वबन मतलब वोमिटिंग है, या फिर चक्कर आ रहा है, इस सब में हम लोग शीतल जल देंगे। क्यों भाई साहब, तो देखिएगा, पित्त के बढ़ने अत्यधिक गर्मी से होती है। जितना भी चीज बताया ना, वो या तो पित्त के बढ़ने से हो रहा है या फिर गर्मी की वजह से हो रहा है। अब पित्त के बढ़ने से और गर्मी के बढ़ने से जो भी हो रहा है, उसको शांत करने के लिए हम लोग क्या देंगे, शीतल जल देंगे, है ना। इसके साथ साथ बता रहे हैं दोष का प्रभाव, मतलब जो दे रहे हैं भाई साहब, वो दोष पर कैसा प्रभाव डालेगा। तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि उष्णता, तृष्णा, पित्त दोष और रक्त विकार, विष दोष का नाश करता है। मतलब ये सब चीज को क्या करता है, नाश करता है। फिर से सुनेगा, समझाना चाहते हैं, सुनेगा। उष्णता मतलब मान लो कि बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है ना, उसको कम करता है। इसके साथ साथ तृष्णा, तृष्णा मतलब मान लो प्यास, है ना, तो प्यास को कम करता है। इसके साथ साथ पित्त दोष, पित्त दोष मान लो कि पित्त से रिलेटेड कोई बीमारी हो गया तो उसको ठीक करता है। रक्त विकार, रक्त विकार मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर कुछ हुआ है तो उसको भी ठीक करता है। और विष दोष, मान लो कोई विष हो गया, पॉइजन वगैरह लिया है, थोड़ा बड़ा ऐसा नहीं एकदम एग्जैक्ट पॉइजन खत्म कर देगा, लेकिन पॉइजन मान लो हो गया है, किसी को पॉइजन ले लिया है, तो दवाई तो दो ही, लेकिन इसका साथ साथ मान लो उसको प्यास लगा तो उसको गर्म पानी मत दो, उसको ठंडा पानी दो, क्योंकि गर्म पानी ऑलरेडी उष्ण है, और जो जहर होता है, जो पॉइजन होता है, वो भी उष्ण होता है। तो उष्ण उष्ण मिलेगा तो क्या होगा, उष्ण का क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब उष्ण मतलब कि हीट ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा बीमार पड़ सकता है, इसलिए आप उसको ठंडा पानी दो। अब देखो बात आता है सब उष्ण जल कब देंगे, है ना, हॉट वाटर कब देंगे, तो देखिएगा तब देंगे जब हमको अग्निदीपन करना है। अग्निदीपन मतलब भाई साहब देखो इम्प्रॉपर डाइजेशन में देंगे, है ना, इम्प्रॉपर डाइजेशन हम देंगे भाई उष्ण जल। अब देखिए 2-3 टर्म समझाएंगे आपको, यहाँ से ध्यान से सुनेगा, है ना। अब थोड़ा सा थक गए होगे तो थोड़ा सा सांस लो, है ना, इसलो सांस ले ले साहब, सांस छोड़िए 4-5 बार कीजिए, है ना, उसे खा थोड़ा सा ब्रेन रिलीफ होगा। अब ध्यान से सुनेगा, हम आपको 2-3 टर्म समझाने वाले हैं। क्या क्या समझाने वाले हैं, एक आपको समझाने वाले हैं दीपन, एक समझाने वाले पाचन, और एक समझाने वाले आम, जो आपको पहले से पता है ना। आम हम समझा चुके हैं कि आम क्या है, कि जो फूड है अनडाइजेस्टेड रह गया, मतलब डाइजेशन नहीं हुआ, वही जगह आगे क्या करेगा, टॉक्सिन बनाएगा, तो आम तो क्लियर हो गया। अब 2 टर्म समझिए, एक क्या है भाई साहब, एक दीपन, एक पाचन, दोनों में डिफरेंट है। बहुत जगह एक ही जगह लिख देता है दीपन पाचन में हेल्प करता है, दीपन पाचन में हेल्प करता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है भाई दीपन क्या पाचन क्या है। समझिएगा, दीपन का मतलब होता है जठराग्नि को बढ़ाना। मतलब सिंपल सा समझो कि ऐसा नहीं कर रहा है कि जो आम है बना है, समझिएगा, जो आम बना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मैटर बच गया है, उसको आप
ठीक नहीं करेगा, मतलब उसको पचाएगा नहीं, बस जठराग्नि को बढ़ा देगा, मतलब जो अग्नि है उसको बढ़ा देगा। जो अग्नि को बढ़ाने का प्रोसेस है उसी बोलेगा दीपन। लेकिन पाचन क्या करता है भाई साहब, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच गया आपका जो स्टमक में या आपके शरीर में जहां भी अगर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है तो उसको क्या करेगा, पचाने का काम करेगा। कौन? पाचन। तो दीपन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अग्नि बढ़ाता है, लेकिन पाचन क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करता है। तो समझ में आया? तो ये बोल रहा है उष्ण जल क्या करता है भाई साहब, दीपन और पाचन का भी काम करता है। इसके साथ साथ जो स्रोतस है, जो स्रोतस जो चैनल है, मान लो ब्लॉकेज हो गया है, तो ब्लॉकेज होगा तो उसको क्या करो, गर्म पानी डालोगे, तो गर्म पानी से क्या होता है, कोई चीज पिघलने लगता है। अब पिघलेगा तो क्या होगा, वो साफ हो जाएगा। मान लो स्रोतस है, ठीक है, और स्रोतस से मान लो कफ जमा हुआ है, और कफ जमा तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी गुजारेंगे या फिर इसको हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो क्या होगा, कफ क्या होगा, पिघलेगा, और जब कफ पिघल जाएगा तो आगे आगे की ओर चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका फिर से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर यानी कि स्रोतस जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज बोला है सब चीज, है ना। तो देखिएगा पहले बोल रहा है अग्निदीपन कंठ के लिए हितकर है। कंठ के लिए हितकर है मतलब कि मान लो कंठ में सूजन आ गया या फिर कफ बढ़ गया या फिर कफ जम गया, तो सूजन में भी और कफ को पिघलाने में भी कौन काम करता है, आपका उष्ण जल काम करता है। तो ये बोला कंठ के लिए हितकर है। लघु होता है ना, ये तो पता ही है कि जो ये जो है आपका गुरु होता है, लेकिन ये जो है लघु होता है। लघु क्यों होता है भाई साहब, हल्का क्यों होता है, कि आपको पता है कि जब हीट करते हुए कोई भी चीज को तो उसका मोलकुल्स क्या होता है, वाइब्रेट करता है, और जब मोलकुल्स वाइब्रेट करता है तो उससे क्या होगा कि मोलकुल्स दूर दूर होता है, और दूर दूर मोलकुल्स होगा तो क्या होगा, वो हल्का होगा। ये भाई सब साइंस है ना। तो ये जो है आपका लघु होता है। अब रोग नाशक कौन कौन सा रोग में आपको काम करता है, जो कौन कौन सा रोग को नाश करता है, तो याद रखेगा हिक्का। हिक्का मतलब कि जो हिचकी बोलते हैं ना, आम भाषा में हिचकी जो करते हैं भाई साहब, ये इसको बोलते हैं हिचकी, है ना। ये भाई साहब हिचकी में काम करता है। मान लो कोई हिचकी आ रहा है तो उसको ठंडा पानी मत दो, ध्यान दीजिएगा। अगर ये सब देखो अप्लाई भी कर सकते हो घर पे। कभी मान लो कि कोई हिचकी ले रहा है ना, हिचकी आ रहा है, उसको हिक्का हो रहा है, तो उसको ठंडा पानी मत दो, उसको गर्म पानी दो। इसके साथ साथ आत्मान आत्मान मतलब क्या होता है कि पेट में गैस बढ़ जाता है, और जब पेट में जब गैस बन जाता है तो पेट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है ना। अब पेट में गैस कैसे बना, क्योंकि गैस जो है वात का निकलना नीचे से होना चाहिए। फिर से सुनेगा, वात का निकलना नीचे से होना चाहिए, लेकिन वात नीचे से नहीं निकल पाया तो वात का ऊपर आ गया, और जब ऊपर आएगा तो कहाँ आएगा, पेट में आ जाएगा। और सब वात मतलब कि वायु सब कहाँ आ गया, पेट में आ गया। और जब वायु पेट में आ गया तो वायु का पेट क्या हो गया, पूरा फूल गया। मतलब बिना खैले जो है, बिना खाए पिए आपको लगेगा पेट भारी भारी लगेगा, तो इसको बोलते हैं आधमान, है ना। तो इसको जो है आधमान में काम करता है, एक आधमान में काम करता है। इसका मतलब वात का अनुलोमन करता है। वात का अनुलोमन मतलब कि जो वात जो है ऊपर कर गया उसको ढकेलता है, कौन, आपका उष्ण जल। तो ये बुरा है कि आधमान में मतलब कि वात का अनुलोमन होता है। इसके साथ साथ नौ ज्वर में काम करता है। सुनेगा, 3 तरह का ज्वर होता है भाई साहब। एक होता है नौ ज्वर, एक होता है जीर्ण ज्वर, और एक होता है विषम ज्वर। और नौ ज्वर मतलब कि नया नया कोई बुखार लगा हुआ है ना, नया नया फीवर है, उसको बोलते हैं नौ ज्वर। नौ मतलब कि नया। एक होता है जीर्ण ज्वर। जीर्ण मतलब क्या होता है वैसा, पुराना फीवर, मतलब बहुत दिन से फीवर लगा हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं पुराना फीवर, यानी कि जीर्ण ज्वर। एक होता है विषम ज्वर। विषम ज्वर किसको बोलते हैं भाई साहब, कि कभी बुखार आ रहा है, कभी खत्म हो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर खत्म हो रहा है। जब आ रहा है तो बहुत ज्यादा आ रहा है, दवाई वाई खा रहे हैं, फिर खत्म हो जा रहा है, तो फिर लग रहा है कि भाई साहब ठीक हो गया, और 2 दिन के बाद फिर आ गया, या फिर बोलो तो 4 घंटे के बाद फिर आ गया। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो साहब कि बुखार ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है कि कभी बुखार आ रहा है, कभी ठीक हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं विषम ज्वर। कौन सी बीमारी में होता है जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना, कि कौन सा बीमारी में आपका विषम ज्वर होता है। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा ये क्या है भाई सब, 9 ज्वर में काम करता है। इसके साथ साथ श्वास मतलब ब्रीदिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें भी काम करता है। पीनस मतलब कि सर्दी जुकाम, है ना। सर्दी जुकाम क्यों होता है, आपके कफ के बढ़ने से, और कफ को पिघलाएगा कौन, उष्ण जल, इसलिए आपको पीनस में काम करता है, राइनाइटिस में काम करता है ना। और दोष प्रभाव क्या है सब, तो वात और कफ को नाश करता है, वात को और कफ को क्या करता है, कम करता है या फिर खत्म करता है, कौन, आपका उष्ण जल। तो ये जो पेज है ना वैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल यूज के तौर से भी, है ना, कि आप डॉक्टर बनोगे कल के डेट में, तो कोई पेशेंट आएगा तो आपको ये सब रिकमेंडेड करना पड़ेगा। जैसे पूछेगा कोई पेशेंट आकर कि डॉक्टर साहब कैसा पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, तो तू का मत मार देना कि कुछ पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, सबका मतलब है भाई साहब। खैर अब देखिएगा, और लास्ट साहब ध्यान से सुनेगा, 3 चीज देखने वाले हैं। अब थक गए होगे, है ना। और देखिएगा सिंपल सा भाई साहब, यहाँ तक जो भी पढ़ा है ना, बिना स्किप किए हुए, बिना ब्रेक लिए हुए, तो जरूर लिखिएगा भाई साहब कि हम पढ़े हैं, है ना। हमको पता चलेगा कि आप लोगों में से कौन जो है जो बेहतरीन पढ़ रहे हैं बिना ब्रेक किए हुए। क्योंकि हम भी तो भाई बिना ब्रेक किए हुए बोलते हैं, कोई कट नहीं लगाते हैं, है ना, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, सिंपल सा जो बोल रहे हैं लगातार बोले ही जा रहे हैं, है ना। तो हमारे जितना आपको मेहनत करना चाहिए, फिर हमसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तो खैर, तो यहाँ तक जो देखे होंगे बिना स्किप किए हो तो जरूर बताइएगा, ताकि हमको पता चलेगा कौन कौन जो है आप बिना स्किप किए देखे हो। तो खैर अब देखिएगा 3 चीज देखने होने वाले हैं, लास्ट है भाई साहब पेज, इसलिए आराम से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। देखिएगा, उबला हुआ जल
नारियल पानी और मर्यादा। मर्यादा मतलब कि किसको पानी पीना चाहिए और किसको पानी नहीं पीना चाहिए। अब बोलोगे भाई साहब पानी पीने से भी मना किया गया है क्या? तो हाँ भाई, आप इत्मीनान से रहिए, है ना, सबर कीजिए, हमको समझाएंगे आपको किसको किसको जो है आपको वाघभट जी मना किया है कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए। तो खैर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, क्वथित शीतल जल। क्वथित शीतल जल होता क्या, समझिएगा, समझिएगा फिर से। क्वथित, फिर से नहीं भाई, सब शुरू में समझिएगा। क्वथित शीतल जल क्या है समझिएगा कि देखिए, पानी को गर्म करो, ठीक है, फिर से समझिएगा, पानी को गर्म कीजिए। अब पानी को गर्म करने के बाद उसको ठंडा कीजिए। अब बोलोगे कि भाई साहब ठंडा करना तो मेरे पास फ्रिज है, सीधा फ्रिज में डाल देंगे ठंडा हो जाता। नहीं भाई, फ्रिज में नहीं ठंडा करना है, पानी को गर्म करके उसको छोड़ देना है, नेचुरली उसको ठंडा होने देना है। और जब नेचुरली ठंडा हो जाएगा तो जो जल प्राप्त हुआ उसी को बोला गया है क्वथित शीतल जल, है ना, उसी को बोला गया भाई साहब क्वथित शीतल जल, मतलब बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। तो ये चीज बोला है कि ये जल ऐसा है कि जिसको आप गर्म किए और गर्म करने के बाद क्या किया, उसको अपने आप ठंडा होने दिए। अभी करता क्या भाई साहब, तो देखिए ये करता है अनअभिसंधि। अनअभिसंधि मतलब कि विसंधि मतलब क्या होता है कि आपका चैनल को ब्लॉक करता है। हम समझा रहे हैं कि अगर पानी भारी रहेगा या फिर वो जो गुरु होगा, जो जल है वो गुरु होगा या भारी होगा, तो क्या करेगा कि आपको जो स्रोतस में वो जाम कर देगा, मतलब कि ब्लॉक कर देगा। लेकिन आप कोई चीज को गर्म करते हो तो उसका मोलकुल्स क्या होता है कि एक दूसरे जगह से हिलने लगता है, मोलकुल्स दूर दूर होने लगता है। और जब मोलकुल्स दूर दूर होगा तो क्या होगा, वो हल्का हो जाएगा। तो जब चीज हल्का होता है तो क्या आराम से पाचन हो जाता है। इसके साथ साथ स्रोतस में जाकर फंसता नहीं है। इसीलिए बोला है कि ये जो है अनअभिसंधि है, मतलब कि चैनल को ब्लॉक नहीं करता है। इसके साथ साथ पित्त विकारों के लिए उत्तम है, मतलब कि मान लो किसी को पित्त से रिलेटेड बीमारी है तो उसमें सबसे उत्तम है भाई साहब गर्म पानी करके उसको ठंडा होने दीजिए और इसके बाद पानी पीजिए, है ना। अब सुनेगा, चेतावनी दिया है। चेतावनी क्या दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप गर्म कर लिए और उसको ठंडा होने दिए, आप चल गए मार्केट, 1 घंटा 2 घंटा बाद आ रहे हैं। अब सोचेंगे भाई सब हमको अल्टरनेट आप क्या बोला, आप मास्टर ये ना बोले कि आप गर्म करना है फिर ठंडा होने पे छोड़ देना है, अब पी जाना है। तो ऐसा नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा बाद पीना है, बहुत देर तक भी ठंडा नहीं छोड़ना है। तो ये चीज लिखा है, क्या लिखा है भाई साहब, उबाल कर बहुत देर तक बासी नहीं रखना है, मतलब छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्यों भाई साहब, कि त्रिदोष जो है दूषित करता है, मतलब तीनों दोष को दूषित करता है, ज्यादा खतरनाक है। इससे अच्छा कि ठंडा पानी पी लो। आप गर्म पानी करके उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिए और 2 घंटा 3 घंटा बाद पी रहे हो तो वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बोला गया है कि ऐसा कभी मत कीजिएगा, है ना। अब देखिएगा, हम लोग देखने वाले हैं कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर क्या करता है भाई साहब कि ये जो है स्निग्ध होता है और इसके साथ वृष। वृष मतलब क्या होता है भाई साहब, स्निग्ध मतलब जान रहे हो ना कि स्निग्धता प्रोवाइड करता है। वृष मतलब होता है कि पुरुष जो शक्तियां बढ़ाता है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक कर रखता है। इसके साथ साथ शीतल होता है। आप कभी देखो होगा नारियल पानी पीते होगे, है ना, नारियल पानी पिए होगे तो ठंडा ठंडा लगता है। इसके साथ साथ लघु होता है। देखो लघु पानी है तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है ना। तो ये लघु होता है, गंगा जल भी लघु था भाई साहब। इसके साथ साथ आपका मूत्राशय शोधन करता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट को क्या करता है, क्लीन करता है। इसलिए बोला जाता है कि नारियल पानी अगर हो सके प्लीज आप दिन भर में एक बार जरूर पीजिए, है ना। फिर इसके बाद पित्त और वात को नाश करता है। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक कि जल सेवन की मर्यादा, मतलब कि किसको किसको माना किया गया कि जल नहीं पीना चाहिए। तो बोला गया है कि अगर आपका मंदाग्नि है, मंदाग्नि मतलब कि अग्नि अच्छा से नहीं काम कर रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि मंदाग्नि है मेरा है, तो मान लो डाइजेशन अच्छा से नहीं हो रहा है ना, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आप पानी थोड़ा अवॉइड करो, पानी कम पियो। इसके साथ साथ गुल्म है। गुल्म मतलब कोई जो आपका पेट से रिलेटेड बीमारी है, मतलब गैस वगैरह बन गया है तो उससे थोड़ा सा पानी अवॉइड करना चाहिए। पांडु, पांडु मतलब कि एनीमिया। उदर रोग मतलब कि स्टमक से रिलेटेड बीमारी। अतिसार मतलब डायरिया। अर्स, अर्स मतलब कि पाइल्स, है ना। शोथ मतलब कि स्वेलिंग। देखिए ये सब चीजें अगर नहीं पता है ना तो जरूर आप कॉपी वगैरह पे लिखा कीजिएगा, ये ना बस सुनते रहो, राम जी का कथा टाइप के लिखना जरूर, है ना। और जल को कम पीना चाहिए। बोल रहा है कि अगर ऐसा चीज बीमारी है तो आपको जो है जल थोड़ा सा कम पीना चाहिए। लेकिन इसे बोल रहा है कि मान लो कि गर्मी के दिन है, आप बोल दिए साहब कि ये सब चीज में हमको पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मान लो गर्मी के दिन है तो क्या करें, तो गर्मी के दिन तो पानी पियो, क्योंकि ऑलरेडी जो है पानी जो है आपका शरीर से स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर कर रहा है। तो स्वेटिंग के फॉर्म में आपका शरीर से बाहर कर रहा है तो आपको पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन ठंडा के समय में, ठंडा के समय है और इसके साथ साथ अगर ये सब बीमारी है तो आपको पानी थोड़ा सा कम पीना चाहिए। तो ये चीज लिखा है कि अपवाद है भाई साहब कि शरद और ग्रीष्म ऋतु में आपका यह नियम को लागू नहीं होता, मतलब कि आपको पानी पीना चाहिए। तो आज भाई साहब यही पे इसको समाप्त करते हैं। आज जो है हम लोग बहुत अच्छे से पानी का पढ़े कि पानी के क्या गुण है, कौन सा पानी के क्या क्या गुण है, पानी कब पीना चाहिए, उबाला हुआ पानी कब पीना चाहिए, है ना, ये सब चीज देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप क्षीर का पढ़ने वाले हैं। क्षीर मतलब कि दूध, दूध कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा दूध का कौन कौन सा गुण होता है, ये सब चीज देखने वाले हैं। इसके साथ साथ दही के बारे में पढ़ेंगे कि दही कब खाना चाहिए। आप देखते होंगे कि दही कोई कोई इंसान जो होता है रात को खाता है, तो रात को खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, दिन को खाने से लाभ होता है
है कि नुकसान होता है, इन सारे तमाम प्रश्न का जवाब जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, बस तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में कुछ बेहतरीन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।